रॉयल एनफील्ड ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को शोकेस किया था और उसको दिखाया था, तो अक्सर लोग हमेशा कहते थे यार इसमें तो रॉयल एनफील्ड वाली बात ही नहीं आ रही, या आखिर इतनी ज्यादा पतली क्यों लगती है, इसकी रेंज यहाँ पर क्या रहेगी, क्या लोग इसे यहाँ पर लेंगे, क्यों पसंद करेंगे ऐसे लोग। ये सवाल तब से था क्योंकि लोगों ने इसकी पिक्चर्स देखी थी, अभी तक किसी ने इसे राइड नहीं किया था, लेकिन अभी हाल ही में मेरे को मौका मिला इसको राइड करने का और पहली बार पता चला कि आखिर रॉयल एनफील्ड ने इसे क्यों बनाया। आज इस वीडियो में राइडिंग का एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है वो बातें भी, और रॉयल एनफील्ड के एग्जीक्यूटिव से भी मिलकर पता चला कि उनके पीछे की सोच यहाँ पर क्या चल रही है, सब कुछ ये बताने वाला, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग तो ये भी सोच के बैठे थे कि रॉयल एनफील्ड पेट्रोल छोड़ के इलेक्ट्रिक जा रहा है या क्या कर रहा है। सारी बातों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहता हूँ, रॉयल एनफील्ड इज नॉट अ न्यू कंपनी। 125 ईयर्स हो चुके इस ब्रांड को, और 125 ईयर्स ने उसने एक बात प्रूव करके दिखाई कि ये कंपनी मोटरसाइकिलिंग की है और वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स बनाती है ग्लोबल लेवल पे, और इतनी अच्छी मोटरसाइकिल्स भी इसने डेवलप करी है कि यहाँ पे ग्लोबल ब्रांड जो अमेरिकन कंपनी से उनको भी यहाँ पे टक्कर दे रही है। लेकिन 125th एनिवर्सरी जब इसकी चल रही है तो उसने ये डिसाइड किया कि कैसे हम अब एक नए एरा में जाते हैं और कैसे हम एक इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है बाइक्स का वो करेंगे, लेकिन उसे हम अपने अंदाज में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग फ्ली वाले नाम की। फ्लाइंग फ्ली देखा जाए तो एक ओरिजिनल मोटरसाइकिल थी जिसे 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे डेवलप किया गया था, और ये सिर्फ 59 किलोग्राम की पेट्रोल बाइक थी 125 सीसी इंजन के साथ, और सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि इसे प्लेन से फेंका जा सके विद पैराशूट, और जमीन पर इसे कोई भी सोल्जर आसानी से उठा के कैरी करके इसे चला सके। और वर्ल्ड वॉर 2 में देखा है तो इसने जंग जिताने भी काफी ज्यादा मदद करी थी। यानी हिस्टोरिकल एविडेंस पता चलता है कि रॉयल एनफील्ड यहाँ पे क्या कर रही है, और रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्ली की वही इंस्पिरेशन को आज के जमाने में लिया। यानी कि आज के जमाने में एक ऐसी बाइक को डेवलप करना जो इलेक्ट्रिक हो, लाइट वेट हो और सभी लोग यूज कर सके। मतलब अगर मैं बात करूं रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में इस समय आपको 14 बाइक्स देखने को मिलती है, लेकिन सभी के सभी मस्कुलर, काफी ज्यादा बड़ी है, और यहाँ पे आपको मिनिमम 350 सीसी इंजन के साथ देखने को मिलती है। अगर एक उन्हें एक ऐसा लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट यहाँ पर बनाना है जिसे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर सके, तो उन्हें लाइट वेट इजी टू यूज प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और यहीं पे उनका फ्लाइंग फ्ली C6 यहाँ पे आती है। फ्लाइंग फ्ली C6 के बारे में बात करें तो वेट इसका 124 किलोग्राम में। अगर हम लोग इसके डिजाइन की बात करें तो काफी ज्यादा पतला और हल्का लगता है, और इसकी खास बात यह कि इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, और हाँ कहीं भी सिटी में भी अगर ट्रैवल करना है ट्रैफिक में भी तो भी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, और हाँ चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है यहाँ पे। इवन अगर हम लोग बात करें तो इसे चलाना भी काफी ज्यादा सिंपल है, यानी कि इसके लिए आपको कोई ज्यादा गियर्स की नॉलेज नहीं है, या फिर आपने कभी क्लच और गियर की बाइक नहीं चलाई तब भी आप इसे राइड कर सकते हैं, क्योंकि देखा है तो सब कुछ इन्होंने हाथ में दे दिए। यानी कि लेफ्ट साइड में ब्रेक है, राइट साइड में ब्रेक है, रेगुलर एक्सेलेरेटर चलाते हैं। और हाँ जब मैं इसे राइड कर रहा था ना तो मुझे पता चला कि नीचे पैर मेरे खाली, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि लेफ्ट की तरफ आपको गियर्स देखने को मिलेंगे, राइट की तरफ ब्रेक देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा इस बाइक के अंदर कुछ भी नहीं था। तो वो एक नयापन था यहाँ पे। और इसके साथ ही बात की जाए तो नीचे का जो इन्होंने फुटरेस्ट भी बनाया है उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है, ताकि अगर कोई लॉन्ग हाइट का भी बैठ रहा है इस बाइक पे उसके लिए भी यहाँ पे बैठना थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। इसके साथ ही बात करें तो इस बाइक के अंदर मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे इन्होंने सटल और एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी, यानी कि एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया गया। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक काफी ब्यूटीफुल एक एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर देखने को मिलता, पूरी एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ बनी हुई है, जिसे यहाँ पे बिल्कुल भी वेल्ड नहीं किया गया है, और देख के इसके अंदर जो प्रीमियमनेस होती है वो अच्छी लगती है। इसके साथ ही आगे की तरफ ग्रडर फोक्स देखने को मिलते हैं, सस्पेंशन की क्वालिटी भी आगे की तरफ काफी ज्यादा अच्छी है, और जो ग्रडर फोक्स का जो डिजाइन है ओरिजिनल फ्लाइंग फ्ली से लिया गया, लेकिन उसको एक नए तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, और देखा तो सस्पेंशन वगैरह की क्वालिटी और उसके डिजाइन को अच्छा बनाते हैं। इसके साथ ही बात करें तो इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बैटरी, और यहाँ पे ये लोग बैटरी पैक यूज करे जिसे मैग्नीशियम केसिंग से कवर किया गया, जिससे ऑब्वियसली लुक्स भी आते हैं, लेकिन मैग्नीशियम का यूज करने का फायदा इधर ये कि ओवरऑल इसका बैटरी का वेट यहाँ पे कम रहा है, क्योंकि डेफिनेटली बैटरी यहाँ पे इसकी जो रेगुलर ईवी स्कूटर आते हैं इसकी फुटबोर्ड में नहीं है, इसकी थोड़ी ऊपर है, जिस वजह से गाड़ी का सेंटर ऑफ मास इसका बैलेंस रहे और गाड़ी डिसबैलेंस नहीं हो जाए। यानी कि अगर एक बड़ा बैटरी पैक लगा दो, सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाएगा तो गाड़ी चलाने में डिसबैलेंस इधर हो सकती है, उस चीज को यहाँ पे अवॉइड किया जाए। इसके साथ ही बैटरी पैक की कैपेसिटी है 3.9 किलोवाट आवर की, और यहाँ पे ये लोग NCA सेल्स को यूज कर रहे हैं। NCA सेल थोड़े से हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स के अंदर यूज किए जाते हैं सेल, यहाँ तक कि इवन कुछ टेस्ला की कार्स आती है उसमें भी NCA सेल्स को यहाँ पर यूज किया गया। इवन बात करें तो ओवरऑल ये जो बैटरी पैक है काफी ज्यादा लाइट वेट भी से रखने की कोशिश की है, और डिजाइन का जो पार्ट रहता है वो है। और हाँ मैग्नीशियम का यूज करने का फायदा है कि यहाँ पे जो ओवरऑल जो बैटरी अगर गर्म होगी तो उसको भी आसान तरीके से यहाँ पे कूल किया जा सके। इसके अलावा जितना भी आप इसके ऊपर ग्रीन पार्ट देखते हैं ना वो काफी प्रीमियम क्वालिटी की प्लास्टिक से यहाँ पे कवर किया गया, वो कोई मेटल वगैरह नहीं है, और उसका भी यूज सिर्फ लिमिटेड जगह किया गया। जहां तक हो सके इसको काफी ज्यादा रफ एंड टफ और ड्यूरेबल बनाने की कोशिश की गई है। इवन ये वन ऑफ द फर्स्ट ऐसी रॉयल एनफील्ड की बाइक होती है जहाँ पे आपको बेल्ट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मोटर जो टायर से कनेक्टेड है वो बेल्ट है, और आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स भी देखने को मिलते हैं। और हाँ यहाँ पे आपको लीन एंगल सेंसिंग का ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, इवन आपको ABS देखने को मिलता है, रीजनरेटिव
रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी देखने को मिलती है, क्रॉल मोड देखने को मिलता है। सारे जो बेसिक फीचर जो आप एक अच्छी क्वालिटी की ईवी व्हीकल या ईवी टू व्हीलर से एक्सपेक्ट करते, सारी चीजें इन्होंने बिल्ट इन कर दी है। और हाँ, इसे चलाना काफी ज्यादा ईजी है। मैं सोच रहा था थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल है। देखो, इसके अंदर कोई भी इन्होंने की नहीं डाली और बेसिकली रॉयल एनफील्ड इसको एज अ टेक प्रोडक्ट की तरीके से डाल रही है। यानी कि कोई अगर मोटरसाइकिलिंग करना चाहता है, लेकिन किसी को अगर एक एडवांस टेक प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर कुछ नए फीचर्स और ऐसी चीजें जो दूसरी जगह आपको देखने को ना मिले, तो इसके ऊपर जा सकता है। सबसे पहले इसके अंदर बिल्कुल ही कीलेस एंट्री है, सिर्फ आपको एक बटन दबाना है। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आपको 6 डिजिट का पिन एंटर करना है। और अगर पिन एंटर नहीं करना चाहते, आप किसी भी मोबाइल फोन से कहीं पर भी हो, तब भी आप अपनी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी के अंदर बिल्ट इन 4G eSIM कैपेबिलिटी है। इसके साथ ही Qualcomm स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पे चलती है। जैसे कि मैंने बताया, हर एक जगह काम किया गया, कहीं भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग ऐसी करने की कोशिश नहीं करी है। इसके अलावा जो टच स्क्रीन है वो रेसिस्टिव टच स्क्रीन है, लेकिन इसके साथ ही वो एक राउंड टच स्क्रीन है जिसे चला पाना आसान है, बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। इवन गूगल मैप्स का भी सपोर्ट दे रखा है। हालांकि गूगल मैप्स को यूज करने के लिए फिलहाल उन्होंने क्या किया, आपको मोबाइल फोन में लोकेशन डालनी पड़ेगी, वो आपकी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। लेकिन फ्यूचर अपडेट में ये लोग गूगल मैप्स में आप यहाँ पे लोकेशन मैनुअली सर्च करके भी यहाँ पे आप डाल पाएंगे। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे वेदर ऐप को भी रखा गया ताकि वेदर की ऐप भी मिलती रहे। और यहाँ पे बोला गया कि थर्ड पार्टी एप्स को भी फ्यूचर में सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग डेवलपर इसके अंदर ऐप भी बना सकते हैं। इस तरीके का प्रोविजन भी रखने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर बात करूं, जो फ्लाइंग फ्लिप बाइक बनाई है, इसकी फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू और ज्यादा एडवांस करने का भी है। और अभी के समय में उन्होंने काफी अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम व्हीकल यहाँ पे बनाया, इवन आगे और पीछे अलॉय व्हील्स है 19 इंच के C8 के टायर्स के साथ। और अगर हम लोग बात करें तो राइड करने में भी काफी ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, बस स्टैंड से हटाना है और उसके बाद दोनों ब्रेक्स को दबाना है। कुछ सेकंड तक ऑटोमेटिकली गाड़ी आपके ड्राइव मोड पे आ जाएगी। राइट हैंड साइड में आपको किल स्विच देखने को मिलता है। इसके साथ ही क्रूज कंट्रोल का बटन है। क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो सकता है 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड के अब। नॉर्मल है, बस आप बटन दबा दे, उसके बाद एक्सेलरेशन देंगे, ब्रेक दबाएंगे, ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने मोड चेंज करने के लिए लेफ्ट की तरफ एक स्विच दे रखा है, जिसके अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक सिटी मोड दे रखा है, बिल्कुल ही सिटी वाली ड्राइविंग कंडीशन है, ताकि आप उसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम रेंज निकाल सके, लेकिन आपको बाइक वाला फील भी आता रहे। अगली इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने डाली रेन मोड, जिसके अंदर यहाँ पे रेन के अंदर क्या रहता है कि अलग अलग टेरेन में चला रहे हैं, जहाँ पे धूल मिट्टी या फिर बारिश हो रखी है, तो आपकी गाड़ी स्किड वगैरह ना करे। ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS यहाँ पे काफी ज्यादा मदद कर सकता है। इसके अलावा हाईवे राइडिंग के लिए हाईवे मोड है। और हाँ, अगर किसी को अगर इसका प्योर परफॉर्मेंस चाहिए, तो यहाँ पे इसका जो टॉप एंड मोड है वो है स्पोर्ट्स मोड, जहाँ पे कंप्लीटली हाई एंड टॉर्क मिलता है। और टॉर्क की बात करें तो रियर व्हील के ऊपर जो टॉर्क आता है ना मैक्सिमम स्पोर्ट्स मोड में, वो अप टू 400 न्यूटन मीटर बोला गया, जो कि काफी अच्छा लगता है। अगर गाड़ी अगर स्पोर्ट्स मोड में अगर आप यूज कर रहे हो, तो काफी अच्छे तरीके से इसको आप आसान तरीके से बैलेंस भी कर सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। और हाँ, इसके अलावा एक मैनुअल मोड या कस्टम मोड दिया गया, जिसके अंदर आप पावर कितनी चाहिए, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल कैसा चाहिए, इवन इसके अंदर जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग उसको भी कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी चाहिए, कोस्टिंग रीजन कितना चाहिए। और एक बात मैंने देखी कि इसके अंदर नॉर्मल रीजन जो रहता है वो है, और अगर आप आगे की तरफ थ्रॉटल देते तो आप यहाँ पे जो उसका जो फोर्स रीजन होता है उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। 90% जब बैटरी होती है ना, तभी यहाँ पे इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पे किक इन होती है। अगली चीज है कि यहाँ पे इन्होंने क्रॉल मोड भी डाला है, यानी कि अगर नौ को आप किसी भी डायरेक्शन में लगभग 3 सेकंड तक अगर आप इसे डाल के रखेंगे तो क्रॉल मोड में आएगी, जिसके अंदर आप है ना आगे और पीछे बाइक को कर सकते हैं, बिल्कुल ही पार्किंग करनी है। और वहां पे बाइक के अंदर आपको कोई भी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वहीं के वहीं आपकी बाइक खड़ी हो जाएगी ड्यू टू मोटर ब्रेकिंग। और हाँ, इसी का ही यूज यहाँ पे किया जाता है ऑटो हिल होल्ड में। किसी भी स्लोप सरफेस पर आ गए, वहां पे आपको बस दोनों ब्रेक को दबाना है, विद इन 1 सेकंड के अंदर ऑटो होल्ड एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद गाड़ी आपकी आगे जाएगी, ना ही आपकी पीछे जाएगी। ये कुछ अच्छी चीजें डाली गई है। रेंज के मामले में बात करें तो 150 किलोमीटर की IDC रेंज है, लेकिन रियलिस्टिक रेंज जो सिटी मोड के अंदर डाली गई है वो 100 से लेके 110 किलोमीटर की डाली गई है, यानी कि 100, 110, 120 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक रियलिस्टिक नंबर से। और अगर आप स्पोर्ट्स मोड में अगर हमेशा चलाएंगे, जो उसका टॉप एंड मोड है, तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे आपकी बैटरी जल्दी जा सकती है, तो अंडर 100 किलोमीटर भी हो सकता है। और हाँ, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली अगर लॉन्ग स्पीड पर भी चलाना चाहें, तब भी आप एक अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है ओवरऑल इसके साथ। एक सबसे अच्छी बात इसके साथ ये लगी कि काफी ज्यादा पतली, जो रॉयल एनफील्ड की दूसरी बाइक्स होती है उसके साथ एक छोटी सी हमेशा से दिक्कत होती है, आप उसे कहीं से भी नहीं निकाल सकते। कम से कम इस बाइक के साथ ये कि ये आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट लाइट वेट मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड की, जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी गली से निकाल सकते हैं, कहीं से भी किसी कंडीशन से निकाल सकते हैं। और इसका टॉर्क ऐसा है कि कई सारी पेट्रोल मोटरसाइकिल्स को भी यहाँ पे बीट कर सकता है, तो ये एक चीज अच्छी है। और हाँ, अगर हम लोग बात करें ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS की, चीज वाकई में काम करती है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं बेंगलोर की सड़कों पे इसको रन कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने बात ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे कभी भी अगर रेत पड़ी है, थोड़ा बहुत पानी पड़ा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था स्पोर्ट्स मोड में कहीं गाड़ी मेरी स्किड ना कर जाए, लेकिन फिर भी ट्रैक्शन कंट्रोल और जो लीन सेंसिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और जो ABS है वो वाकई में यहाँ पे काम करता है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी आप अगर किसी भी कंडीशन में चलेगी तो आपको एक सेफ एनवायरनमेंट देगा, ताकि आपकी गाड़ी डिसबैलेंस नहीं हो। ये चीज यहाँ पे टेस्टिंग करी थी, तो वो चीज अच्छी लगी। और ओवरऑल बात किया
है तो इजी टू यूज है, फन टू ड्राइव है, लोगों को काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। और एक ये बात मेरे को समझ में इस बाइक को यूज करने के बाद कि ये बाइक इस तरीके की नहीं है कि इसे आप लेके कहीं भी पहाड़ों पर निकल जाए या लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए, ये नहीं है। ये प्रोडक्ट ऐसा बनाए कि हाँ, आपने सिटी के अंदर चला रहे हो तो अपनी सिटी में चलाइए, और इसे बोला गया सिटी प्लस, यानी कि सिटी के बाहर अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो वहां पे आप इसे आसानी से चला सकते हैं। यानी कि सिटी और जो आउटस्कर्ट्स होता है सिटी का, एक तरफ से गए 30-40 किलोमीटर गए और घूम फिर के रात को घर में और चार्जिंग पे लगा दिया, ये इस तरीके से बनाई गई है। इवन बात करें अगर चार्जिंग की ना, तो चार्जिंग के अंदर इसके अंदर ऑन बोर्ड चार्जर मिलता है 2.2 किलोवाट का, और आपको इसके अंदर 5 मीटर की केबल मिलेगी। यहाँ पर एक बटन दे रखा है, ब्रेक के साथ उस बटन को दबाना है, चार्जिंग का आउटलेट ओपन हो जाएगा, वहां पे बस अपनी केबल लगाइए, अपने किसी भी 16 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट लीजिए, वहां पे लगाइए और उसको बंद कर दीजिए, आपकी चार्जिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज है। इसके साथ ही ये भी बात मैंने ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे जो डिस्प्ले रहता है उस पे मेंशन कर दिया कि आपको किस लेवल की चार्जिंग यूज करनी है, यानी कि आपको प्रॉपर 2.2 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग यूज करनी है वो यूज कीजिए, आपको 1 किलोवाट की चार्जिंग यूज करनी है वो कीजिए, या फिर 500 वाट की चार्जिंग यूज करनी है वो भी आप कर सकते हैं। इवन आप उसमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रिकल चार्जिंग करनी है, चार्जिंग का लिमिट लगा सकते हैं, कितने परसेंटेज पे आपको चार्ज करना है, 80% तक। इस तरीके के फीचर दिए गए। जैसा आप मोबाइल फोन में कुछ चीजें देखते हैं ना, वो चीजें उन्होंने थॉट प्रोसेस उस बाइक के अंदर डाला है ताकि लोग इसे यूज करें। हालांकि इसके अंदर कोई दूसरा कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, जैसे फास्ट चार्जिंग पोर्ट है तो कार के चार्जिंग पोर्ट को लगा दिया, वैसा इनका मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद इनका यहाँ पर है कि कहीं भी गए घूम फिर के आपको घर में चार्ज करनी है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट इन्होंने लगाया है। ये बाइक को इस तरीके से डिजाइन नहीं किया कि आप लॉन्ग डिस्टेंस तक जाइए। और इसके अंदर बात करें तो आपको डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर के फीचर भी दे रखे हैं, और बोला गया कि सॉफ्टवेयर के फीचर और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे। कुछ यूनिक चीजों के बारे में बात करता हूँ। इस बार गाड़ी के अंदर प्राइवेसी मोड दे रखा है कि गाड़ी अगर 4G इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली गाड़ी की इंफॉर्मेशन लोकेशन हर जगह जा रही होगी, तो वो लोकेशन प्राइवेसी फोकस्ड है तो वहां पे रखा गया। और ऑब्वियसली इस बाइक को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा यूरोप के अंदर भी, और यूरोप के अंदर प्राइवेसी की लॉस काफी ज्यादा, तो वहां के लिए प्राइवेसी मोड है, इनकॉग्निटो मोड को भी डाला गया है। इसी वजह से एक एक सेटिंग को यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। इवन बात करें जो फ्यूल टैंक जैसा इन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो पूरा प्लास्टिक का है, वहां पर आपको एक फ्लैप देखने को मिलता है जिसको ओपन करते ही आप वहां पे वायरलेस चार्जर की तरीके से उसे यूज कर सकते हैं, यानी कि फोन को अगर चार्ज करना है तो वो है, और फोन में वायरलेस चार्जिंग नहीं तो टाइप सी पोर्ट भी उन्होंने दे रखा है, यानी कि आगे की तरफ है। इसके अलावा बात किया तो पूरी गाड़ी एयर कूल्ड है आपकी यहाँ पे। इसके अंदर यहाँ पे चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है, फन और लविंग ड्राइविंग है। लेकिन अब बात आती है इस बाइक की प्राइसिंग की। बाइक की प्राइसिंग को लेके कई लोग कहते हैं कि थोड़ी सी महंगी हो गई, यानी कि प्राइसिंग हो जाती है 2.79 लाख। और हाँ, अगर इसे बैटरी एज अ सर्विस में लेते तो 1.99 लाख, वो भी यहाँ पे कम नहीं लगती। तो रॉयल एनफील्ड आखिर से टारगेट किसे कर रही है, ये थोड़ा समझने वाली बात, और यही मेरे मन में एक सवाल था। और जब बाइक को यूज किया तो समझ में आया कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट की तरीके से। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का ब्रांड था, मोटरसाइकिलिंग करेगा, 14 बाइक्स इसकी ऑलरेडी मार्केट में है, और हर बार उसने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करी है। यानी कि रॉयल एनफील्ड एक जमाने में बुलेट कंपनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज मल्टीपल बाइक्स है, और इसी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपना सब ब्रांड यहाँ पे फ्लाइंग फ्ली लॉन्च किया है। ओरिजिनल देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड के शोरूम्स में मिलेगी। इसका पहला शोरूम ऑलरेडी बेंगलुरु के जयनगर में ओपन हो चुका है, जो ऑलरेडी कंपनी ओन्ड स्टोर है। वहां पर उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोर के अंदर एक पूरा सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया जो इंडिपेंडेंट रहेगा, और उसको अंदर यहाँ पे लोग फ्लाइंग फ्ली बेचेंगे। इवन जब ये स्टोर ओपन हुआ तो ऑलरेडी इसकी टेस्ट राइड यहाँ पे शुरू हो गई थी, और कुछ कस्टमर्स तो ऐसे मैंने देखे कि वहां पे उन्होंने ऑन द हैंड यहाँ पे इस बाइक को यहाँ पे ऑलरेडी बुक करा दिया, जो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी। यानी कि लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें आ रहा है और लोग ऑलरेडी आके से बुक करा रहे हैं। और हाँ, 2.79 लाख इसकी कीमत ज्यादा, और ये बात मेरे को समझ में आ गई कि रॉयल एनफील्ड प्लान ऐसा नहीं कर रहा कि इस बाइक को हमें मास स्केल में बेचना है या सबको बेचना है। देखो, रॉयल एनफील्ड पेट्रोल बाइक्स निकाल के बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया में भी बिक रही है उसकी बाइक से और बाहर भी बिक रही है। इस बाइक के साथ उसका प्लान है कि हम एक नीश और एक नए टाइप का सेगमेंट लेते हैं। जिन लोगों को सिंपल इजी टू यूज बाइक चाहिए, वो किसी को अगर ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर ढेर सारे फीचर हो, उसको यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, और उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो नंबर से ज्यादा लाइफ स्टाइल है, उसको चलाने में राइड करने में ज्यादा एंजॉय करे। इस वजह से उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा लगती है। 2.79 लाख हाँ थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस बाइक की प्राइस ऐसा नहीं है कि इन्होंने इतनी ज्यादा भी नहीं रखी कोई इसे अफोर्ड भी ना कर पाए, और इन्होंने इतनी कम भी नहीं रखी कि हर कोई इसे अफोर्ड कर ले। इसको बिल्कुल ही मास प्रोडक्ट नहीं बनाना है, इसे बिल्कुल ही क्लास लीडिंग प्रोडक्ट बनाना है। यानी कि जो लोग रॉयल एनफील्ड की फ्लाइंग फ्ली को यहाँ पे खरीदे, वो लोग इसको फ्लॉन्ट कर सके, दिखा सके। ये बिल्कुल आईफोन वाला ही केस है कि आईफोन होता है ना, कई लोग से दिखाने के लिए इतना महंगा आईफोन लेते हैं, लेकिन आईफोन से आपको बेटर फोन एंड्रॉइड में मिल जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की फ्लाइंग फ्ली के साथ है, इसलिए
इसलिए स्पेसिफिकेशन से ज्यादा एक्सपीरियंस और दूसरी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आपको एक ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। और इसके साथ ये भी बात मैंने ऑब्जर्व करी कि रॉयल एनफील्ड यहाँ पे फ्लाइंग फ्ली के साथ इधर ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे इस बाइक के साथ हम उन कस्टमर्स तक पहुंचे जिन तक अभी हम नहीं पहुंच पा रहे थे। यानी कई सारे कस्टमर्स ऐसे थे कि हर कोई कस्टमर बिल्कुल ही माचो और बिल्कुल ही बड़ी और हैवी बाइक नहीं ले सकता। कई सारे लोग की डिमांड ऐसे और रॉयल एनफील्ड का ब्रांड नेम अब ऐसा है कि लोग उसको लाइफ स्टाइल के साथ एसोसिएट करते हैं, तो उन तक हम कैसे पहुंचे। और देखा तो रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली के साथ कोई बड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, वो धीरे धीरे इसके साथ खेल रहा है। उसको ये बात पता है कि ईवी एक नई चीज है और ईवी को मार्केट में लाना भी एक काफी डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पे ईवी के चक्कर में उसका मेन बिजनेस हैम्पर हो जाए। इसलिए सेपरेट ब्रांड है, जो उसकी बाइक्स चल रही है मिल रही है वो वैसी मिलती रहेंगी, वहां पे नए मॉडल्स भी आते रहेंगे। लेकिन फ्लाइंग फ्ली के साथ चलो अभी एक बाइक है, अभी हम एक शहर में, धीरे धीरे बाकी शहर में जाएंगे, उसके बाद बाकी शहरों में एक्सपेंशन के बाद इधर ये होगा कि फ्लाइंग फ्ली का C6, इसके बाद S6 जो कि इसका स्क्रैम्बलर वाला वर्जन है वो आएगा, जिसके अंदर चेन ड्राइव यूज की गई है, जो ऑफ रोडिंग और हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है, वो भी आएगा, उन लोगों को पसंद है। इसके साथ ही ऑलरेडी इनकी हिमालयन ईवी भी डेवलपमेंट में टेस्टिंग में चल रही है, लेकिन उसके बारे में मैंने पूछा तो बोला कब आएगी नहीं पता, आएगी भी कि नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो हम लोग सिर्फ इसलिए टेस्ट कर रहे हैं ताकि ईवी टेक्नोलॉजी रेडी रहे और फ्यूचर में जैसे कस्टमर्स की डिमांड रहे। यानी कि अभी तो हमने ऑलराउंडर सभी कस्टमर्स के लिए बनाई है ताकि कोई भी इसे आसानी से ले ले और चला ले, लेकिन जब हिमालयन ईवी या इस तरीके के प्रोडक्ट अगर उनके डेवलपमेंट में है तो उनके पास एक मौका है। लोग अगर एक लॉन्ग रेंज मस्कुलर बाइक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, किसी को अगर एक प्योर मोटरसाइकिलिंग ही करनी है तो उसके लिए रॉयल एनफील्ड के बाकी बाइक्स हैं और वो ईवी में मोटरसाइकिलिंग वाले पार्ट को यहाँ पे कैटर नहीं कर रहे। वो यहाँ पे टेक फोकस्ड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हैं। उन्हें पता है कि जिस प्राइस पे उन्होंने रखा है थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे कि अपना बजट एक्सटेंड करके इस प्रोडक्ट को यहाँ पे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, ले सकते हो। कई सारे लोगों का जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है जब उन्होंने पहली बार चलाई तो काफी ज्यादा पॉजिटिव लगा था, तो शायद यहाँ से चीजें काफी ज्यादा बदल सकती है। और इवन एक सच बात बताऊं ना, ये जो ईवी बाइक है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास ऑलरेडी एक मोटरसाइकिल घर में है या फिर ऑलरेडी कोई ईवी स्कूटर घर में किसी भी ब्रांड का, उसके बाद अगर वो किसी और व्हीकल के ऊपर जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर जा सकते हैं। ये बाइक आपकी ऐसी नहीं कि कहीं भी गए आप सामान वगैरह लेके आ गए, ये बाइक ऐसी कि आप घूमने जाओ और आप एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे ले सको और बाइकिंग का परफॉर्मेंस का एक मजा ले सको। ऐसी बाइक नहीं कि जिसे आप रोज आना यूज कर सको, उस चीज के लिए ईवी स्कूटर होता है, बाकी चीजों के लिए। यही सिंपल सा कंपैरिजन था। और ओवरऑल बात किया तो प्रोडक्ट के अंदर ना फिट एंड फिनिश और यहाँ पे क्वालिटी काफी अच्छी थी। हालांकि कुछ बातें फ्लाइंग फ्ली के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, ये जो बाइक मैंने चलाई थोड़ा सा प्री प्रोडक्शन रेडी मॉडल था, यहाँ पे हार्डवेयर तो काफी हद तक सही था, लेकिन सॉफ्टवेयर में अभी भी कई सारी चीजें काम नहीं कर रही, तो थोड़ा समय बाद तैयार होगा। इसके बाद बात करें डिलीवरीज की, तो बेंगलोर में बुकिंग तो शुरू हुई है, लेकिन डिलीवरी 6 वीक्स के बाद प्रॉमिस किया गया। और वहीं बात करें पैन इंडिया एक्सपेंशन की, शायद अगले साल तक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीलरशिप नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है रॉयल एनफील्ड का, तो वहां तक ही एक्सपेंड कर सकते हैं और तब तक शायद फ्लाइंग फ्ली की S6 भी आ जाए यहाँ पे। इसके साथ ही बात है कि जो पूरी बाइक है ये इंडिया में बन रही है, चेन्नई प्लांट में। इस बाइक की पूरी R&D भी इंडिया में हुई है, प्लस इस बाइक की टेस्टिंग यहाँ पे लेह लद्दाख से लेके आपकी चेन्नई तक हर जगह हुई है। अगली चीज, इस बाइक को इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करने का प्लान है, यूरोपियन कंट्रीज का भी, और उस बाइक को वहां भी लेकर आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी है। और एक अच्छी बात है कि फुल फ्लैश बाइक दी है। हालांकि अगर मेरे को कुछ नेगेटिव चीजें बतानी हो तो बताना चाहूंगा कि जो रियर सीट है वो थोड़ी बड़ी हो सकती थी, पिलियन राइडर के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन हाँ रियर सीट भी इसके साथ मिलेगी, क्योंकि कुछ रेंडर फोटोग्राफ में हमने सिंगल सीट देखी तो ऐसा नहीं है। सेंटर स्टैंड बाइक के साथ ही आपको देखने को मिलेगा, ये अच्छी चीज है। यहाँ तक कि बाइक के अंदर आपको TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा, इसको भी एज एन एक्सेसरी नहीं बेच रहे। यानी कि आप एक बार पूरा पैसा दो, आपको पूरा फुल फ्लैश्ड पैकेज मिलेगा और उसके बाद आप अपनी राइडिंग को बस एंजॉय करो। सिंपल सा कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पर ये निकाला है। देखते हैं कि रॉयल एनफील्ड वाले से कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे इसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जब रियल जनता, जो खरीदने वाली जनता जब इसे यूज कर रही है ना, तब इसका परसेप्शन धीरे धीरे बदल रहा है। देखते हैं, कभी अगर आप लोग को मौका मिले ना फ्लाइंग फ्ली की टेस्ट राइडिंग करने, अगर आपके शहर में आए तो एक बार टेस्ट राइड करके देखना और उसके बाद शेयर करना कि आपका ओपिनियन यहाँ पर गया। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।